आज का दिन मुरैना के इतिहास में बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज मुरैना में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास संपन्न होने जा रहा है। आप सबको मालूम है कि जब 2003-04 में हम लोग सरकार में आए थे, उस समय पूरे मध्य प्रदेश में मात्र 4 मेडिकल कॉलेज थे। लेकिन आज आप सबके आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री जी की विशेष रुचि के कारण मध्य प्रदेश के हर अस्पताल में डॉक्टर पहुंचे, नर्स पहुंचे। इस दिशा में सोच के परिणाम स्वरूप आज मध्य प्रदेश में मुरैना का मेडिकल कॉलेज 30वां मेडिकल कॉलेज होगा। और आज सिर्फ मुरैना ही नहीं, भिंड में भी, धार में भी, बालाघाट में भी, मंडला जैसे सुदूर आदिवासी क्षेत्र में भी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में संपन्न होने जा रहा हूं। मैं इस शुभ घड़ी के लिए आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि 2003 से पहले मुरैना का क्या स्थिति थी। मुरैना कहने को तो नगर माना जाता था, लेकिन नाला नंबर 1 और नाला नंबर 2 जैसे नालों की सड़ान के कारण गांव से भी बदतर स्थिति मुरैना की हुआ करती थी। रुस्तम सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, वो इस क्षेत्र के विधायक होते हुए लगातार मुरैना की दशा और दिशा सुधारने का जो निरंतर प्रयत्न हुआ, उसी का परिणाम है कि आज मुरैना नगर पंचायत नहीं, नगर पालिका नहीं, मुरैना में जो लोग निवास करते हैं वो मुरैना नगर निगम क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं। मुरैना नगर निगम बना, उसके कारण भी मुरैना का स्तर बढ़ा। मुरैना में मेडिकल कॉलेज बना, इसके कारण भी मुरैना का स्तर बढ़ा। और साथ ही साथ चंबल से ग्वालियर में पानी जाए, इस बात की कल्पना हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जो रहने वाले तो ग्राम महुआ के थे, मुरैना के, लेकिन राज्य के बहुत बड़े नेता थे शीतला साहे जी, उन्होंने की थी। लेकिन आज चंबल का पानी ग्वालियर में आज तक नहीं पहुंच पाया। उनसे लेकर मैंने भी प्रयत्न किया तो भी, लेकिन आज मुरैना के लोग सौभाग्यशाली हैं कि मुरैना की 250 करोड़ रुपए की योजना मंजूर हुई, और जब ये काम पूरा हो जाएगा तो दूसरी मंजिल पर भी मुरैना के लोगों को प्रेशर से पानी चंबल का पीने को मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो मुरैना में नगरीय क्षेत्र में देखो तो आपको अनेक काम दिखाई देंगे, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे संजीवनी अस्पताल का हो, और चाहे आप मुरैना के अस्पताल को भी देखेंगे
तो आज आपको ध्यान में आएगा मुरैना का अस्पताल वो अस्पताल नहीं है जो 2003 में हुआ करता था। रुस्तम सिंह जी हेल्थ मिनिस्टर थे, हम लोगों ने बातचीत की और मिलकर 600 बिस्तर का अस्पताल मुरैना को देने का काम किया है। अब ये बात सही है कि डॉक्टरों की कमी कभी कभी दिखाई देती है, लेकिन आप मेडिकल कॉलेज बन गया तो डॉक्टरों की फैक्ट्री ही मुरैना में खुल जाएगी, तो आने वाले कल में मुरैना में डॉक्टरों की कोई कमी रहने वाली नहीं है। आज मैं अंबा गया था, अंबा में केंद्रीय विद्यालय का शिलान्यास हुआ और मुरैना के हर ब्लॉक में 40 करोड़ रुपए की लागत से सीएम राइज स्कूल बनाने का काम किया जा रहा है। चाहे वो अंबा हो, चाहे पोरसा हो, चाहे मुरैना हो, जौरा हो, कैलारस हो, सबलगढ़ हो, पहाड़गढ़ हो, 40 करोड़ रुपए की लागत से जो स्कूल बनेगा वो स्कूल साधारण स्कूल नहीं होगा, छात्रावास वाला स्कूल होगा। हर सब्जेक्ट का मास्टर उस स्कूल में होगा और जब मुरैना के स्कूल के बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे तो उनका उज्जवल भविष्य होगा और उनकी जो गुणवत्ता है वो 2047 में भारत को विकसित भारत के रूप में तब्दील करने में काम आएगी। यहां पर एक युवा विकास केंद्र भी मैं बनाने जा रहा हूं, जिसका काम चल रहा है। हम जानते हैं हमारे अगल बगल बहुत सारी बस्तियां हैं जहां गरीब लोग निवास करते हैं। किसी के घर में एक ही कमरा है, माता पिता बेटा बेटी सब उसी में रहते हैं। बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ने के लिए उसके पास जगह नहीं है। पढ़ाई के लिए अगर कंप्यूटर चाहता है तो उसके पास कंप्यूटर नहीं है। इस युवा केंद्र में पढ़ने के लिए जगह भी होगी और पढ़ने के लिए कंप्यूटर भी होगा और इस युवा केंद्र में हर गरीब घर का बच्चा 2 घंटा 2.5 घंटे के लिए आए, अपना कंप्यूटर खोले, अपनी पढ़ाई करे और घर जाए, जिससे कि हमारे मुरैना के गरीब परिवार का भी जो बच्चा अभाव में जी रहा है उसके मन में भी न रहे कि मैं पढ़ाई में दूसरे लोगों से पीछे रह गया। ये युवा विकास केंद्र भी अपने इस क्षेत्र में शीघ्र ही बनने जा रहा है और इसका लाभ हमारे मुरैना क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो, पोरसा से लेकर एन सबलगढ़ तक एक तौर से दोनों क्षेत्रों में क्रांति हुई, दोनों क्षेत्रों में अधोसंरचना विकसित हुई और लगातार इसका काम आगे बढ़ रहा है। आज तो मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र का ही काम मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए की लागत से संपन्न हो रहा है। ग्लोबल स्किल सेंटर, जहां विश्व स्तरीय स्किल डेवलपमेंट का काम हमारे बच्चे सीख सकेंगे। सीखो कमाओ योजना, उसके अंतर्गत जो ITIs हैं उनका उन्नयन किया जा रहा है और हमारी लाडली बहना बैठी हुई बहुत सारी, आज इनके खाते में भी 1250 करोड़ रुपए आने वाले हैं। और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज का भी आज 5 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है। यह अवसर हम सब लोगों के लिए मैं समझता हूं बहुत ही पुनीत और प्रसन्नता का अवसर है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, सामान्य तौर पर
अगर एक तरफा करते जाओ तो मजा नहीं आता। कारण क्या है कि एक आदमी विकास करना चाहता है, लेकिन अगर हमने ठान लिया कि हम विकास नहीं करना चाहते तो फिर एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर मुरैना नगर निगम है तो आपको महसूस करना चाहिए कि मुरैना नगर निगम है। अगर मुरैना में 600 बिस्तर का अस्पताल है, मुरैना में सीटी स्कैन है, मुरैना में डायलिसिस की मशीन है, मुरैना में ब्लड सेपरेशन की मशीन है, तो इस बात का मुरैना के लोगों को गर्व नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर मेडिकल कॉलेज जैसी बड़ी सौगात 250 करोड़ रुपए की मुरैना को मिल रही है तो इस पर मुरैना वालों को गर्व होगा कि नहीं होगा? कौन कौन को होगा? जरा हाथ उठाओ। और तालियां तो तुम लोगों ने बजाई नहीं। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा मुरैना जिला यह चंबल का जिला है, लेकिन आज हर तरह की सुविधा जो ग्वालियर में है वो मुरैना में आ रही है। यह हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की भी बात है और प्रसन्नता की भी बात है। लेकिन ये सब इसलिए हो पा रहा है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में आपने आशीर्वाद देकर बनाए हैं। अगर ये हो सकता था और कोई भी सरकार कर सकती थी तो 2003 से पहले भी हो सकता था। 2003 से पहले भी पीडब्ल्यूडी का महकमा था तो कराए पे अच्छी रोड बन सकती थी, क्यों नहीं बनी? एमएस रोड नेशनल हाईवे हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? अस्पताल अच्छा बन सकता था, क्यों नहीं हुआ? सीएम राइज स्कूल बन सकते थे, क्यों नहीं बने? युवा विकास केंद्र बन सकता था, क्यों नहीं बना? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का फार्म खुल सकता था, क्यों नहीं खुला? कृषि विज्ञान केंद्र के आयाम बदल सकते थे, क्यों नहीं बदले गए? सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया पहले भी कांग्रेस शुरू कर सकती थी, क्यों नहीं शुरू किया? पेपर सेवा इंडस्ट्रियल एरिया क्यों नहीं शुरू किया? शनिदेव मंदिर का विकास क्यों करने की बात किसी नेता के मन में नहीं आई? बंधुआ, ये इसीलिए नहीं आई कि राजनीति में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक प्रकार है पावर को प्राप्त करो, जनता को गुमराह करो और जब पावर आ जाए तो अपनी जेब गरम करो। और एक प्रकार ऐसा होता है कि अगर जनता आशीर्वाद देकर किसी को पावर प्रदान करती है तो वो पार्टी और व्यक्ति जनता की भी सेवा करते हैं और जनता के सर्वांगीण विकास के लिए भी काम करते हैं। और इसलिए आज जो काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं इसलिए हुआ है। आज आप सब देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को 2014 से पहले भी बहुत सारे थे, लेकिन 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री विदेश जाते थे तो आप लोगों को मालूम पड़ती थी क्या? मालूम पड़ती थी क्या? हिंदुस्तान की जगह पीछे की कुर्सी पर बैठने की होती थी। और आज नरेंद्र मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो बराबरी की कुर्सी भारत को मिलती है। और आज दुनिया का कोई भी देश
भारत की अनदेखी करने की हैसियत नहीं रखता। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल जी को अल्पमत की सरकार चलाने का मौका मिला। सारी दुनिया खिलाफ थी। अटल जी ने बहुमत की चिंता नहीं की, लेकिन अटल जी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत माता का मस्तक ऊंचा करने का काम किया। और आज भी आप देख रहे हैं, कई बार लोग कहते थे जब चुनाव आते हैं तो भाजपा को 370 याद आती है, राम मंदिर याद आता है। राम मंदिर और 370 हमारे लिए चुनाव का विषय और वोट का विषय नहीं रहे। जो देश के विषय पर राजनीति और वोट की बात करते हैं, उनसे ज्यादा क्षुद्र राजनीतिक दल और नेता कोई नहीं हो सकता। लेकिन जनता ने जब ताकत दी तो नरेंद्र मोदी ने 370 को भी खत्म किया और राम मंदिर बनाने के मार्ग को भी प्रशस्त किया। आज दुनिया में भारत की साख बढ़ रही है। पिछले बार आपको ध्यान है, जब चंद्रयान चंद्रमा पर जाने वाला था तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वैज्ञानिक रात भर बैठे रहे और चंद्रयान की लैंडिंग को वॉच करते रहे। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जो वैज्ञानिकों के साथ पूरी रात बैठे रहे और चंद्रयान दुर्भाग्य से ठीक स्थान पर लैंड नहीं कर पाया। तो प्रधानमंत्री के मन में गुस्सा होना चाहिए था, असफलता से निराश होना चाहिए था, वैज्ञानिकों को डांटना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा आप सब लोग भी फ्रेश होके आओ और मैं भी अभी नहा के आता हूं। और आने के बाद सारे वैज्ञानिकों को गले लगाया, सारे देश भर से गए बच्चों को गले लगाया और कहा असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, असफलता में से ही सफलता का रास्ता निकलता है। और आज आपने देखा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आज भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहा है। यह नरेंद्र मोदी जी की कार्यकुशलता और सोच का परिणाम। एक कालखंड था जब आतंकवाद की बात चलती थी तो आधी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई दिखाई देती थी। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि जब आतंकवाद की बात चलती है तो पाकिस्तान अकेला खड़ा दिखाई देता है, सारी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। अभी कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक घटना के लिए भारत पर आरोप लगाया। आपने अनुभव किया होगा, दुनिया का कोई देश कनाडा के साथ खड़ा नहीं हुआ, हर देश भारत के साथ खड़ा रहा। अभी थोड़े दिन पहले G20 का सम्मेलन भारत में हुआ था। G20 ऐसा संगठन है जो दुनिया की 70% अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है। दुनिया की जितनी अर्थव्यवस्था है उसका 70% कंट्रोल का अधिकार G20 देशों पर है। 20 देश उस संगठन में शामिल है। 10 देशों को विशेष आमंत्रित करके हम लोगों ने बुलाया। ऐसे 30 देश इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आमतौर पर मैं भी इन 10 सालों में G20 के कई कार्यक्रमों में कई देशों में जा चुका हूं, लेकिन मैं देखता हूं एक ही शहर होता है, 2-3 होटल होते हैं, उसी में पूरा G20 होके निबट जाता है। लेकिन जब G20 की अध्यक्षता भारत को मिली
नरेंद्र मोदी जी उसके अध्यक्ष बने तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दिल्ली में सिर्फ एक ही कार्यक्रम होगा। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, सारे देश में G20 के कार्यक्रम करो, दुनिया से 2 लाख लोग आएंगे, भारत की नदियां दिखाओ, भारत के मंदिर दिखाओ, भारत की विरासत को दिखाओ। जब दुनिया के 2 लाख लोग हिंदुस्तान का कोना कोना देखकर जाएंगे तो सारी दुनिया से टूरिस्ट भारत आने के लिए मजबूर होगा। और मुझे कहते हुए गौरव है कि हिंदुस्तान के 50 शहर छांटे गए और 50 शहरों में 200 से अधिक मीटिंग्स हुई। मेरे विभाग की 4 मीटिंग्स 4 शहरों में हुई, बेंगलोर में, इंदौर में, चंडीगढ़ में और हैदराबाद में। और मैं हैदराबाद में जब कृषि मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा था और शाम को उनको एक बहुत पुराना महल है जो हेरिटेज होटल के रूप में तब्दील हो गया है, तो वहां पर उन लोगों को डिनर के लिए आमंत्रित किया। हर देश का कृषि मंत्री एक ही बात कह रहा था कि पहले हम लोग सुनते थे कि हिंदुस्तान गरीब देश है, लेकिन ऐसा भवन तो हमारे देश में भी दिखाई नहीं देता। अब आज भारत मांगने वाला देश नहीं है, भारत दुनिया को देने वाला देश है। इन 9 वर्षों में हम लोगों ने यह सिद्ध करके बताया है। बाकी किसी को गेहूं देना, चना देना, चावल देना, ये रूटीन की बात है, चलता ही रहता है। लेकिन आपको ध्यान है, जब कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, भयानक महामारी थी, दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं बंद हो गई थी, लेकिन हिंदुस्तान में कृषि का काम चल रहा था, खेती की अर्थव्यवस्था चल रही थी। आप सबको ध्यान है, जब टीबी की बीमारी एक जमाने में आई थी तो ऐसा माना जाता था टीबी हो गई तो आदमी को मरना ही मरना है। घर में भी बासन अलग कर दिए जाते थे, एक कोने में टीबी वाले पेशेंट को रख दिया जाता था। टीबी का टीका जब दुनिया में बना तो भारत ने मांगा, 20 साल बाद टीबी का वैक्सीन भारत को मिला, वो भी पैसे देने के बाद मिला। 20 साल में हमारे देश के कितने लोग टीबी से मर गए होंगे? कोई गिनती है किसी के पास? जवाब है किसी के पास? जब पोलियो आया, बच्चे पोलियो से ग्रस्त होने लगे, हमारे देश ने वैक्सीन नहीं बनाया। दुनिया के संपन्न देशों ने वैक्सीन बनाया, भारत गिड़गिड़ाता रहा, मांगता रहा, अरे भारत को बाद में दे देंगे। भारत की कोई आवाज ही नहीं थी, जब बचेगा तो दे देंगे। 20 साल में हमारे नौनिहाल बच्चे जो भारत का भविष्य हो सकते थे, पता नहीं कितने अपंग हो गए, कितने मर गए। 20-22 साल बाद पोलियो का वैक्सीन हिंदुस्तान को मिला। लेकिन आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। कोरोना कहां से आया? कोई कह रहा चीन से आया, कोई कह रहा कहीं से आया। तब इसकी दवाई क्या है? दवाई तो है ही नहीं। कितने लोग मरेंगे मालूम नहीं। बचाव सिर्फ यही है, घर से मत निकलो। लेकिन आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश को भी जोड़ा, समाज सेवियों को भी बाहर निकाला। कोई व्यक्ति काम की तलाश में बाहर था, वो भी अपने घर लौट कर आया।
6 महीने तक कोई कल कारखाना नहीं चल रहा था। दूसरे लोग होते तो ये कहते क्या करें, पूरा देश ही बंद है, कोई मर गया तो हम क्या करें। बीमारी से कोई बेशक मर गया होगा, लेकिन 140 करोड़ के देश में प्रधानमंत्री मोदी ने किसी आदमी को भूख से नहीं मरने दिया। निःशुल्क 80 करोड़ लोगों को भोजन देने का काम, खाद्यान्न देने का काम भारत की सरकार ने किया। हमारे पास साधन नहीं थे। कोरोना की जांच करने की देश में सिर्फ एक लैब थी, हमने 1000 लैब बनाई। पीपी किट नहीं थी, हमने पीपी किट बनाने का काम प्रारंभ किया। मास्क लोग जानते नहीं थे, हमारे स्व सहायता समूह जैसी महिलाओं ने मास्क बनाकर हर आदमी को मुहैया कराने का काम किया। और मोदी जी ने वैज्ञानिकों को कहा, अमेरिका की तरफ मत देखो, चाइना की तरफ मत देखो। मुझे विश्वास है कि मेरे वैज्ञानिकों में इतना दम है कि वो वैक्सीन बना सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि हाँ हम बना सकते हैं। मोदी जी ने पूछा कितना टाइम लगेगा, तो उनका 3 साल का प्रोटोकॉल है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा सारा प्रोटोकॉल रिलैक्स करो तो कितने दिन में बन सकता है, तो वैज्ञानिकों ने कहा 90 दिन में बन सकता है। तो उन्होंने कहा पैसा बताओ कितना लगेगा, व्यक्ति बताओ कितने लगेंगे, साज सामान कितना लगेगा, प्रोटोकॉल में क्या क्या रिलैक्स करना है। सारी चीजों को रिलैक्स करके 90 दिन में वैक्सीन बनाकर तैयार किया और 91 दिन हिंदुस्तान के पहले पैरामेडिकल स्टाफ को वैक्सीन लगा दिया। 220 करोड़ डोज हमने अपने देश में लगाए और दुनिया के 108 देशों को वैक्सीन देकर दुनिया के नागरिकों की जान बचाने का काम किया। ऐसे ही शोहरत नहीं मिल जाती, ऐसे ही साख नहीं बढ़ जाती। जब नोटबंदी हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था डिजिटल लेन देन शुरू करो, नोट जेब में मत रखो, मोबाइल से ही ट्रांजैक्शन करो, इससे भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा, व्यापार भी नंबर 1 में आएगा, तुमको भी फायदा होगा और सरकार को टैक्स मिलेगा तो जनता के काम आएगा। लोगों को लगता था कि डिजिटल लेन देन कैसे होगा, मोदी जी तो कुछ भी कह देते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है कि नहीं है बताओ, जर्मनी हमसे आगे है कि नहीं, जापान हमसे आगे है कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी में भी आगे है और धन संपदा में भी हमसे आगे हैं। लेकिन दृढ़ संकल्प अगर मजबूत हो नेता का तो नीति भी अच्छी बनती है और नियत अच्छी हो तो हर चीज क्रियान्वित होती है। आज अमेरिका, जर्मनी, जापान तीनों देशों को मिलाकर जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है उससे कई गुना ज्यादा अकेले भारत में होता है। G20 में जितने लोग आए थे सबको बता दिया गया था कि आपको रुपया बदलवाने की जरूरत नहीं है, सारा काम मोबाइल पर चलेगा और बिना पैसे के वो हिंदुस्तान घूमे, हिंदुस्तान को देखा और उन्होंने लगा कि हम टेक्नोक्रेट हैं, लेकिन हम तो हिंदुस्तान के टेक्नोलॉजी के सामने कहीं ठहर ही नहीं रहे। तब हिंदुस्तान की साख बढ़ती है। आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा 15 अगस्त के दिन कि आगामी 5 वर्षों में हमारी सरकार बनेगी
तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। अब बड़ी छलांग है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब सरकार में थे तो हम दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने 9 साल के भीतर आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। और जब हमने सब सांसें भर दी, जब हमने सारे लीकेज समाप्त कर दिए और फिर कहा कि हम आगामी 5 साल में तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो दुनिया के धनाढ्य देशों ने भी भारत का स्वागत किया। कोई हमसे सहमत हो ना हो, लेकिन आज भारत की बात को काटने की हैसियत दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े देश में नहीं है। भारत आगे बढ़ रहा है और भारत को आगे बढ़ाना है। इसको बढ़ाने में हर व्यक्ति का योगदान होता है, तो हम तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि हम मुरैना के लोग हैं। हम ये तो सोच सकते हैं कि चंबल के रहने वाले लोग हैं, लेकिन हमको सिर्फ चंबल और मुरैना तक सीमित नहीं रहना। हमारे मन में यह गर्व होना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत वो देश है जिसकी दुनिया में कोई बात काट नहीं सकता। इसका गर्व हम सब लोगों को होना चाहिए। इस दिशा में हम सब लोग प्रवृत्त हों, यह समय की मांग है। आने वाले कल में भारत दुनिया का नेतृत्व करे, यह संकेत मिलने लगे, लेकिन भारत नेतृत्व करे, उसमें मुरैना के भी एक एक नागरिक का योगदान हो। इस दिशा में हमें प्रवृत्त होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।